देखिए आज एमपीपीएससी पेपर 3 जो है हमारा पार्ट बी यूनिट 1 इसकी जो हम टॉपिक है आज हमारा जैविक कृषि है यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बारे में हम बात करेंगे और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है तो आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को। ओके, देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे रहेंगे कि जैविक कृषि क्या है। ठीक है, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, सतत कृषि, जैव उर्वरक, भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम, आपने सुना ही होगा, फसल चक्र, हरी खाद। इसके अलावा 7 नंबर वाले क्वेश्चन यदि आप देखो तो इस तरह के आएगी, जैविक कृषि की विशेषताएं, इसके लाभ, जैविक खेती में प्रयुक्त प्रमुख जैविक उत्पादों का वर्णन कौन कौन सा है, इसकी चुनौतियां क्या हैं जैविक खेती की, आधुनिक कृषि और जैविक कृषि में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी याद रखो कि आधुनिक कृषि और जैविक कृषि में अंतर क्या है, सतत कृषि की अवधारणा, जैविक कृषि में प्राकृतिक कीट नियंत्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर में देखिए आप, जैविक कृषि क्या है, इसकी विशेषताएं, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करिए, भारत में जैविक कृषि की विकास की चुनौतियां, संभावनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, सतत कृषि एवं जैविक कृषि के संबंध को स्पष्ट करते हुए पर्यावरण संरक्षण में इनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाली जो स्कीम है उनको बताना है, उनके प्रयास बताने हैं सरकारों के, जैविक कृषि भविष्य की टिकाऊ कृषि प्रणाली है, इसकी विवेचना की। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम जो ये लेसन पढ़ेंगे उसमें आपको इतने सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो बहुत ठीक से इसको आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो या वीडियो को सेव करके रख सकते हो। इतने इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि जैविक कृषि के बारे में बेसिक पहले देखते हैं। तो भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। अब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगातार हमें अधिक उत्पादन करना पड़ेगा। हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग हुआ। अब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी तो हमें खाद्यान्न भी जरूरत था, तो खाद्यान्न के लिए क्या, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में क्या हुआ, हमने खूब सारे केमिकल्स यूज किए, फर्टिलाइजर यूज किए, तो हम अपनी खाद्यान्न की आवश्यकता की पूरी कर पाए, क्योंकि पहले हम अपने भोजन के लिए भी दूसरे देशों से आयात करते थे। आज की स्थिति क्या है, हम खेती के जो उत्पाद हैं, कृषि जो उत्पाद हैं, उनको इतना अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे हैं कि आज हम कृषि प्रोडक्ट को निर्यात भी करते हैं। तो वजह क्या है, हरित क्रांति, जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग शुरू हुआ था। तो जब हरित क्रांति के तहत उर्वरकों का, केमिकल्स का अधिक उपयोग हुआ तो उत्पादन तो बढ़ा है उससे, लेकिन मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें कमी आई, जल का प्रदूषण बढ़ा, मृदा का प्रदूषण बढ़ा, पर्यावरण का असंतुलन बढ़ा और पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। कब, जब हरित क्रांति के तहत हमने बहुत अधिक केमिकल्स, उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक नई अवधारणा आई जिसको बोलते हैं जैविक कृषि अवधारणा। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आई, उसमें जो पर्यावरण में पोल्यूशन हुआ, चाहे वो सॉइल का डिग्रेडेशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ हैं वो विषैले होने शुरू हो गए और इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस बढ़ता गया। तो इसलिए कौन सी नई अवधारणा आई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो हमारा जो टॉपिक है आज का यही है। तो एक हमने बैकग्राउंड तैयार किया कि किस प्रकार से पहले खाद्यान्न की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप पर्यावरण की बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने कौन सी अवधारणा शुरू की, जैविक कृषि की। तो हमें जो पढ़ना है जैविक कृषि या सतत कृषि, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी सतत कृषि क्या होता है। सतत कृषि वह प्रणाली है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को भी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखती है। कहने का मतलब है, सतत कृषि में ऐसा नहीं है कि हम खेतों में
अत्यधिक उर्वरक उपयोग करें, पूरी मिट्टी जहरीली हो जाए, पानी जहरीला हो जाए, आने वाली जनरेशन के लिए हम खाना ही न पैदा कर पाए। तो सतत कृषि कहती है कि आप वर्तमान पीढ़ी के खाद्यान्न की भी पूर्ति कर लो और उसको सुरक्षित रखो, मिट्टी को, पर्यावरण को, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर पाए। तो सतत कृषि क्या हो गया, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है। तो सतत कृषि की उदाहरण आपको समझ में आ गई होगी। इसका उद्देश्य क्या है, आप सतत कृषि में आप उत्पादन भी बढ़ाओ, पर्यावरण का संरक्षण भी ध्यान दो और सामाजिक आर्थिक संतुलन भी बनाए रखो। यानी जहां सतत शब्द आ जाए, सस्टेनेबल वर्ड यूज हो जाए, तो आपको इतनी सारी चीजों पे आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्टिविटी मेंटेन बनाए रखना है, इन्वायरमेंटल इशू भी ध्यान में रखना है और सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस को भी बना के रखना है। तो सतत कृषि के उद्देश्य फिर क्या हो जाएंगे, इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बढ़ेगा, मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी बढ़ेगी, जल का संरक्षण होगा, मृदा का संरक्षण होगा, मृदा प्रदूषण कम होगा, जल प्रदूषण कम होगा, दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा, यानी जब मृदा अच्छी है, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, जल की गुणवत्ता बढ़ेगी, तो आज नहीं आप भविष्य में देखो दीर्घकालीन हमें ये फायदा होगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जो पर्यावरण में जो जहर घुला हुआ है, इस जहर को हम कम कर पाएंगे। तो यही सतत कृषि के उद्देश्य है कि संसाधनों का संरक्षण, उर्वरता को बनाए रखना, वाटर कंजर्वेशन, पॉल्यूशन को कम करना और फूड सेफ्टी को लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखना। अब जैविक कृषि, सतत कृषि कंप्लीट हुआ, तो जब जैविक कृषि की हम बात करेंगे तो जैविक कृषि क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, वह कृषि पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकी का उपयोग नहीं करना या करना तो बहुत कम करना। ठीक है, यानी फर्टिलाइजर जो केमिकल्स हैं उनको कम से कम, पेस्टिसाइड को कम से कम उपयोग करो, हर्बिसाइड को जो खरपतवार को खत्म करने के लिए डालते हैं उनका कम से कम उपयोग करना है या नहीं करना है। बस आपको क्या रखना है, जो फैक्ट्री में बनते हैं केमिकल्स, उर्वरक, उनका या तो कम उपयोग करना है या उपयोग करना ही नहीं है। ये क्या है, जैविक कृषि है। इसकी जगह फिर क्या उपयोग करोगे, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जीवामृत, फसल चक्र, इन सब तरीकों का उपयोग करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप केमिकल्स यूज नहीं करोगे, क्या करोगे, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर जो हम बनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे, जैविक कृषि करोगे तो मृदा का हेल्थ अच्छा रहेगा, मृदा का जो सॉइल पॉल्यूशन है वो कम होगा, पर्यावरण का संरक्षण बना रहेगा, क्योंकि इससे जल भी सुरक्षित, आपकी मृदा भी सुरक्षित और जो खाद्य पदार्थ तैयार होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित खाद्यों का उत्पादन करना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है जैविक कृषि में। जैविक कृषि की आप परिभाषाओं की बात करो तो जैसे एक परिभाषा तो ये, जैविक कृषि ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक संसाधन एवं जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके कृषि उत्पादन किया जाता है तथा रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता कम की जाती है। फिर समझिए, जैविक कृषि का मतलब है जहां पे आप प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके कृषि का उत्पादन करो, ना कि रासायनिक और केमिकल्स का उपयोग करके। यानी केमिकल्स का उपयोग कम करना, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक तौर तरीकों का उपयोग अधिक करना, यही जैविक कृषि की मुख्य विशेषता है। अब जैविक कृषि की विशेषताओं को डिटेल से हम देखेंगे तो क्या क्या आप काम कर सकते हो, एक क्रॉप रोटेशन, हमेशा एक खेत में एक ही प्रकार की फसल को पैदावार नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे खास प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और फिर हमें उसके लिए बाहर से केमिकल्स डालने पड़ते हैं। तो हम क्या करें, फसल में बदलाव करते रहे, कभी यदि वहां पे गेहूं है तो फिर कभी चना कर दें, इस तरीके से एक ही प्रकार की फसल लंबे समय तक एक खेत में नहीं करना है। तो इसको क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र बोल सकते हैं आप। हरी खाद का उपयोग, ग्रीन मेन्योर का उपयोग करना है, हरी खाद ना कि केमिकल से बनी। जैविक उर्वरकों का उपयोग करना है, हरी खाद, जैविक खाद, जैविक कीट नियंत्रण, कीट यदि आ रहे हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए केमिकल्स नहीं डालने हैं, जैविक तरीके से, जैसे आपको बोल सकते हो नीम का तेल, या इस तरीके से जैविक कीट नियंत्रण का प्रयास करना है। मृदा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, सॉइल हेल्थ, फोकस ऑन द सॉइल हेल्थ, क्योंकि हमारी मृदा क्या है, जहरीली हो रही है और मृदा जहरीली होने से जो हम खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं वो भी जहरीले हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, पर्यावरण अनुकूल कृषि, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग भी शुरू करने की बात कही जा रही है। तो इतनी सारी चीजें आपको विशेषताएं देखना है,
फसल चक्र, हरी खाद, जैविक खाद, जैव कीट नियंत्रण, मृदा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धति को हमें अपनाना है। ठीक है, इसके अलावा इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो फिर वही आ गया क्रॉप रोटेशन, मिक्स मिश्रित खेती भी आप ध्यान में रख सकते हो। खेती करो, पशुपालन करो, इस तरीके का, क्योंकि कृषि करोगे, पशुपालन साथ में करोगे तो उससे क्या होगा, गोबर मिलेगा, गोबर खाद तैयार हो सकती है। तो क्रॉप रोटेशन, मिक्स फार्मिंग, ठीक है, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन करो और उससे जो आपका गोबर खाद वगैरह मिल रही है उसका उपयोग करो। फिर जैविक उर्वरकों का उपयोग करना है, प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करना है, ना कि फैक्ट्री में बने रासायनिक कीटनाशक, उनका कम से कम करना है, प्राकृतिक का अधिक करना है। पशुपालन के साथ समन्वय, आप खेती के साथ पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे पशुओं के जो अवशिष्ट हैं, अवशिष्ट पदार्थ हैं, गोबर वगैरह, उसका उपयोग खाद के लिए खाए, मतलब खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। मृदा जैव विविधता का संरक्षण होगा, इससे मिट्टी का संरक्षण होगा और मृदा में पोषक या जल धारण की क्षमता भी बढ़ेगी। जैविक खेती के प्रमुख घटक क्या है, क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे बार बार देखो वही चीजें रिपीट हो रही, एक क्रॉप रोटेशन करो, इससे क्या होगा, एक खेत में विभिन्न फसलों को क्रमबद्ध रूप से उगाना। यदि एक बार हमने गेहूं बो दी तो अगले साल वहां पे रबी में चना बो दो और फिर कभी सरसों बो दो। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन करते रहना, खेत में लगातार एक ही फसल नहीं बोना, तो इसको बोलेंगे फसल चक्रण। हरी खाद का उपयोग करोगे, जो भी आपका ढेंचा सन या जो भी वहां पे घास वगैरह है उसको काट के उसी में डाल के उसको सड़ा देना है और उसी से जो खाद बने उसका उपयोग करना है। कंपोस्ट का उपयोग, जैविक अपशिष्टों को अपघटन से जो तैयार होती गोबर वगैरह से, यहाँ पे क्या है, ग्रीन जो घास वास है इनका उपयोग करके, तो आप हरी घास कहलाएगी, पत्तियां घास इन सबको आप खेत में ही डाल दो और वहां पे उसकी उर्वरता बढ़ेगी, क्योंकि उसमें भी कार्बनिक पदार्थ ही होंगी जो घास है वहां पे। ठीक है, आप सोचो यदि घास लगी है, यदि आप उसको जलाओगे तो मिट्टी भी खराब होगी और उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी नहीं रह जाएंगे, जबकि उसको आप सड़ा दोगे उस घास को वहीं खेत में, तो उससे आपका जो है खाद के रूप में वो काम करती है, तो उसको हरी खाद बोलोगे। कंपोस्ट मतलब जो जैविक अपशिष्ट हैं, चाहे वो घरों से निकले हों या जानवरों के जो अपशिष्ट होते हैं गोबर वगैरह, उन सब का जैविक अपशिष्ट का उपयोग करके आप खाद बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ द्वारा निर्मित, यानी केंचुए का उपयोग करके जो जैविक पदार्थ है उनको सड़ाया गलाया जाता है, और केंचुए का उपयोग करके जब सड़ाओगे गलाओगे तो उसकी गुणवत्ता और बेहतर हो जाती है, उसका उत्पादन बढ़ाता है। तो फसल चक्रण, हरी खाद, कंपोस्ट खाद और बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुए का उपयोग करके जो जैविक पदार्थ है उनको सड़ाया जाना। इसके अलावा जैविक उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैव उर्वरक क्या होते हैं, जैसे राइजोबियम का उपयोग करो, एजेटोबैक्टर के प्री में आते हैं, मेंस में भी 2 नंबर में आ सकते हैं। राइजोबियम का उपयोग करके, एजेटोबैक्टर का उपयोग करके, एजोस्पिरिलियम का उपयोग करके और नीलहरित या ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग करके, इनको आ सकता है एग्जाम में प्री में तो आ सकता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एजे एजोस्पिरिलियम, एजेटोबैक्टर, ये सब इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है कौन सा नहीं है। तो अभी हम केमिकल उर्वरक यूज करते हैं, उनकी जगह हम जैविक रूप से उगाए गए या बनाए गए उर्वरकों का हम उपयोग करें। इसके बाद हम बात करेंगे जैविक कृषि के हेतु प्रमुख जैविक खाद, मेजर ऑर्गेनिक मैन्योर कौन कौन सी है। तो एक हमने ऊपर पढ़ा घाना जीवामृत, इसमें क्या होता है, सूखी जैविक खाद, और गोबर, गुड़, बेसन, गौमूत्र, जीवाणु युक्त मिट्टी, इन सब का उपयोग किया जाता है। तो आपका ध्यान रखना है कि घन जीवामृत में क्या क्या यूज होता है, तो गोबर, गुड़, बेसन, गौमूत्र और जीवाणु युक्त मिट्टी से निर्मित खाद का उपयोग किया जाता है। जीवामृत में क्या यूज होगा, तरल जैविक खाद होता है, पौधों की वृद्धि और विकास में ये भी सहायक होती है। इसके बाद हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ के द्वारा, केंचुए का उपयोग करके जैविक पदार्थों को डिकम्पोज किया जाता है, तो केंचुआ द्वारा तैयार खाद बोल सकते हैं, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, तो वर्मी कंपोस्ट हो गया। गोबर खाद में क्या होगा, पशु अपशिष्ट से निर्मित खाद होती है, सबसे अधिक प्रयुक्त जैविक खाद है गोबर खाद। जैविक कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक, प्राकृतिक रूप से कीटनाशक कौन कौन से हैं, यानी एक तो होगा केमिकल छिड़काव कर दो, और दूसरा होता है केमिकल छिड़काव न करके जैविक रूप से जो चीजें बनाई जाए उनका उपयोग करें, जैसे नीम की पत्ती का घोल बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी कीट फसलों के मर जाते हैं। गौमूत्र का छिड़काव, छाछ, कच्चा दूध, हल्दी, एलोवेरा जेल, लकड़ी की राख और नीम एवं करंज की खली,
इन सब का उपयोग करके हम जो फसलों में कीट आते हैं उनको खत्म कर सकते हैं। और ये केमिकल्स भी नहीं है, इससे मिट्टी भी खराब नहीं होगी और हमारा जो खाद्यान्न की गुणवत्ता है वो भी खराब नहीं होगी, वो भी जहरीला नहीं होगा, वो भी शुद्ध रहेगा। तो क्या क्या यूज किया? नीम की पत्ती का घोल, गौमूत्र, छाछ, कच्चा दूध, हल्दी, एलोवेरा जेल, लकड़ी की राख और नीम एवं करंज की खली। तो आपको ध्यान रखना है यदि कभी लिखने को आए कि जैविक खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख प्राकृतिक कीटनाशकों के नाम लिखिए, तो आप इनको नाम लिख सकते हैं। जैविक कृषि के लाभ क्या है? अब आपने जैविक कृषि सुना होगा, तो हम क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे क्या फायदे होंगे? तो शुरुआत में आप देखोगे कृषकों की दृष्टि बेनिफिट टू फार्मर्स को क्या है? उत्पादन लागत कम। भाई ये सब नेचुरल तरीके से आप चीजें यूज कर रहे हो, चाहे गोबर खाद हो या घास से बना दिया आपने खाद या केचुई, इनमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, तो उत्पादन लागत क्या होगी? किसान को कम हो जाएगी। उत्पादन लागत होने से उसको जो प्रोडक्शन होगा लाभ अधिक होगा। यदि उत्पादन लागत बढ़ती है तो किसानों का लाभ का मात्रा कम होती जाती है। तो कृषकों की दृष्टि से हम देखें तो उत्पादन लागत में कमी आएगी। मृदा की उर्वरता बढ़ती है, एक चीज लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ती है मृदा की उर्वरता, और मृदा में जल धारण की क्षमता, नमी बनी रहती है, इससे मृदा की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। सिंचाई की आवश्यकता कम, यदि नमी धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ जाएगी तो सिंचाई कम करनी पड़ेगी, सिंचाई कम करनी पड़ेगी तो लाइट की भी बचत होगी, ऊर्जा की भी बचत होगी, किसानों को खर्चा भी कम करना पड़ेगा, आय में वृद्धि होगी। अब लागत कम हुई, उत्पादन अधिक होने लगेगा। ठीक है, सोचो पहले जहाँ किसान को 1,000 रुपया पहले लागत लगानी पड़ती थी एक खेत के लिए, और यदि इसके चक्कर में अब किसान को मात्र 500 रुपया में उतना ही फसल का उत्पादन हो रहा है, तो उसको फाइनली फायदा तो होगा ही। मृदा की दृष्टि, एक किसान की दृष्टि से हमने देख लिया ना फायदा, किसान को उत्पादन लागत कम हुई तो किसान को फायदा बढ़ा, उर्वरता मिट्टी की बढ़ी। ठीक है, तो ये सब किसान के लिए फायदे हुए। यदि हम देखें कि मृदा को, सॉइल को क्या फायदा होगा जैविक कृषि से, तो मृदा की संरचना में सुधार होगा, मृदा की जो क्वालिटी लगातार स्ट्रक्चर ऑफ या कंपोजिशन जो मृदा की चेंज हो रहे हैं उनमें सुधार होगा, तो मृदा की संरचना में सुधार। जल धारण क्षमता यानी वाटर जो रिटेंशन कैपेसिटी है मिट्टी की वो बेहतर हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों की संख्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मिट्टी में जब बढ़ते हैं ना, तो वो सूक्ष्म जीव डिकम्पोजन, ह्यूमस, इन सब में रोल करते हैं। तो सूक्ष्म जीव, और यदि हम केमिकल ज्यादा यूज करेंगे तो वो सूक्ष्म जीव लगातार मर जाते हैं। जब सूक्ष्म जीव मर जाएंगे तो उससे क्या होगा? मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, तो सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ती है यदि आप जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे। तो मृदा की संरचना में सुधार, मृदा की जल धारण, वाटर रिटेंशन क्षमता में वृद्धि, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या में वृद्धि और मृदा की अपरदन में कमी आती है। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से क्या फायदे हैं? तो जल प्रदूषण में कमी होती है, मिट्टी प्रदूषण में कमी, जल प्रदूषण में कमी, भूमि के प्रदूषण में कमी, क्योंकि मिट्टी या भूमि जो जहरीला जहरीला जल नीचे ही जाएगा तो वो पूरे नीचे के पर्यावरण को भी प्रदूषित करेगा। तो जल प्रदूषण में कमी, भूमि प्रदूषण में कमी, जैविक विविधता में संरक्षण। केमिकल का उपयोग करने से बहुत सारे पशु पक्षी भी मरने लगते हैं, सूक्ष्म जीव मरने लगते हैं। यदि हम जैविक खेती करेंगे तो उनकी मृत्यु रोकी जा सकती है, इसको बोलते हैं जैव विविधता का संरक्षण। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में कमी, यदि आप जैविक पदार्थों का उपयोग करोगे तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन सब में कमी आएगी। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज, सूखा, ये सारी जो समस्याएं समय समय पे आती है, इनकी समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। तो इसको बोल सकते हैं आप ग्लोबल वार्मिंग की प्रभाव में कमी। यदि कंज्यूमर के लिए देखें तो कंज्यूमर का सबसे पहली बात है कि बहुत पौष्टिक भोजन मिलेगा, केमिकल वाला नहीं मिलेगा, पौष्टिक मिलेगा, सुरक्षित भोजन मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, रासायनिक अवशेषों से मुक्त मिल जाएगा। रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से खर्चा भी ज्यादा आता है, और विषैला भोजन, जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, जो भारत का जो खाद्यान्न दूसरे देशों में जाता है तो वो देश लेने से मना कर देते हैं, बोल देते हैं कि यहाँ पे जो केमिकल्स हैं अत्यधिक क्षमता से अधिक उपयोग किए गए हैं। तो यही चीज है, क्योंकि उससे क्या है, गुणवत्ता कम हो जाती है और स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि होती है। ओके, कैंसर जैसे खतरे भी खाद्यान्न खराब क्वालिटी का जब मिलता है, अधिक केमिकल्स वाला मिलता है, वहाँ की जो मिट्टी प्रदूषित हो गई, जल प्रदूषित हो गए, उस जल को पिया, वो भी जहरीला, खाना भी जहरीला, तो इससे क्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, इससे लोगों का इलाज में भी अधिक खर्चा आता है। तो उपभोक्ताओं की दृष्टि से पौष्टिक भोजन मिलेगा, रासायनिक केमिकल्स के उपयोग से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य जोखिम में कमी आएगी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से निर्यात में वृद्धि होगी। अब यदि जैविक उत्पाद है
तो जो विकसित देश हैं उनमें इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि केमिकल युक्त विकसित देशों में जो फूड स्टैंडर्ड है बहुत हाई है और उनको मना कर देते हैं लेने से। यदि हमारे जैविक प्रोडक्ट होंगे तो विकसित देशों में महंगे में भी जाएंगे, इससे इनकम भी होगी, निर्यात में वृद्धि होगी और विदेशी मुद्रा का हमें सृजन भी होगा। ग्रामीण रोजगार में भी सृजन होगा। अभी जो खाद्य बनाने में या खाद बनाने में जो लोग लगे हैं, जो खेती करने में लगेंगे, उनको इनकम भी बढ़ेगी। जब निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लघु कुटीर उद्योगों को यानी यानी कि जैविक कृषि से संबंधित जो उत्पाद है उनको प्रोसेस करने की जो यूनिट्स हैं उनकी स्थापना होगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी और उनको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अब हमने इतना सारा पढ़ लिया, लेकिन इतना आसान तो नहीं है जैविक कृषि। तो क्या समस्या है, क्या चुनौतियां, चैलेंजेस क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? तो पहला चैलेंजेस है कि किसानों में जागरूकता की कमी यानी अवेयरनेस की कमी है। जैविक बीज और खाद की कमी है, शॉर्टेज ऑफ द ऑर्गेनिक सीड एंड मैन्योर, यानी जैविक बीज और खाद की कमी। प्रारंभिक उत्पादन, शुरुआत में किसान का जो उत्पादन है अचानक से उत्पादन नहीं बढ़ता। देखो जैविक खेती की एक विशेषता है कि जब किसान शुरुआत करेगा, केमिकल्स छोड़ के जैविक संसाधनों का उपयोग करके खेती की जब शुरुआत करेगा ना, तो शुरुआत में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, शुरुआत में उत्पादन क्या होगा, कम होगा। प्रमाणन प्रक्रिया जटिल होती है, इसको भी आप ध्यान रखिए। यानी सर्टिफिकेशन, ये चीज इतना आसान नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट जैविक है कौन सा जैविक नहीं है। तो इसके जो प्रमाणन की जो प्रक्रिया है वो जटिल है कि जैविक है कि नहीं, इसके निर्धारण की प्रक्रिया का जटिल होना। विपणन व्यवस्था कमजोर होना। मार्केटिंग सिस्टम, यानी जैविक उत्पाद कोई पैदा कर रहा है, मात्रा कम उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो बेचे कहाँ, उसको उसका उचित कीमत कहाँ मिलेगी? तो मार्केटिंग की व्यवस्था भी कमजोर है। और प्रशिक्षण की कमी, यानी किसानों को इतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि वो ये सारी चीजें की खाद भी बेहतर कर पाए, जैविक जो कीटनाशक है उनको भी बना पाए, ठीक है। और फिर उसके बाद यदि उन्हें ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन कर भी लिया तो उसको बेचेंगे कहाँ? तो ये सब प्रशिक्षण की कमी में आएगा। तो आप इतनी सारी इसकी चुनौतियां, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक कृषि क्या है और इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस है। तो जागरूकता का अभाव, किसानों को संसाधन भी नहीं है, उनको प्रशिक्षण भी नहीं है, प्रक्रिया भी जटिल है, शुरुआत में उत्पादन कम होता है। अचानक से जब आप केमिकल बंद करके जैविक संसाधनों के माध्यम से उत्पादन करोगे तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उपाय, अब सरकार ने कुछ तरीके भी अपनाए होंगे कि हमें जैविक कृषि बढ़ाना है। तो प्रमोट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो तरीके सरकार ने कौन कौन से? तो एक है किसानों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की है। जैविक उत्पादों के लिए अलग, जो भी किसान जैविक उत्पाद बनाएगा उनके लिए अलग बाजार होगा, अलग कीमत होगी। सर्टिफिकेशन को आसान किया, यानी यदि कोई जैविक प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि मार्केट में उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके। तो प्रशिक्षण, अलग बाजार, प्रमाणन प्रक्रिया को आसान बनाना, रिसर्च और डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं का किसानों तक विस्तार करना, जैविक खाद्य उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना, यानी कुछ इकाइयां ऐसी बनाई जाएं जो केवल जैविक खाद्य के लिए काम करें ताकि किसान वहां से हेल्प मिल सके। भारत सरकार ने कुछ स्कीम इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की थी 2015 में, जिसमें क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया था। उसमें परंपरागत कृषि विकास योजना 2015, क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देना। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तर पूर्वी राज्यों में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। एक जिला एक उत्पाद, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जैविक बागवानी विकास सहायता के लिए। सिक्किम भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। कुछ आप मध्य प्रदेश की भी बता सकते हैं, क्या क्या शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार में, इनिशिएटिव कौन कौन से शुरू किए गए हैं? तो जैविक ग्राम योजना शुरू की गई, प्रदेश में जैविक ग्रामों का विकास करना। जैविक नीति, जैविक खेती को संस्थागत समर्थन देने के लिए 2011 प्री में भी आ सकता है, ध्यान रखना है आपको। जैविक नीति और मेंस में भी लिखने को आ सकती है 7 मार्कर में कि जैविक कृषि नीति मध्य प्रदेश की संक्षेप में विशेषताएं बताइए। जैविक प्रमाणीकरण संस्था भी बनाई गई, यानी कोई जैविक उत्पाद बना रहा है तो उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए भोपाल में इसके प्रमाणन और क्वालिटी कंट्रोल के लिए बनाई गई है। क्या? जैविक प्रमाणीकरण संस्था भोपाल। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा, आपको याद रखना है, जैविक कपास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए खंडवा में बनाया गया है। इसके बाद आपको जैविक कृषि एवं आधुनिक कृषि में थोड़ा सा आप अंतर देखो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बैंक में आपके लिए आ सकता है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, इसमें आप गोबर, हरी खाद और जैव उर्वरक यूज करते हैं। आधुनिक में क्या है, केमिकल्स वाली उर्वरक, रासायनिक, जैसे आपने देखा होगा एनपीके, ठीक है। तो इसमें गोबर, हरी खाद, जैविक उर्वरक और इसमें रासायनिक उर्वरक। यहाँ जैव कीटनाशक का यूज किया जाता है, जबकि आधुनिक में रासायनिक कीटनाशक। ये पर्यावरण के अनुकूल होती है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती है। मृदा कंजर्वेशन इसमें होता है, इसमें मृदा का डिग्रेडेशन होता है, यानी क्षरण होता है, खराब होती है मृदा, गुणवत्ता खराब होती है। ये सुरक्षित खाद्यान्न, जो जैविक फार्मिंग से जो खाद्यान्न बनाए जाएंगे वो सुरक्षित रहेंगे, जबकि रासायनिक वाले क्या है, बीमारियों को पैदा करेंगे। दीर्घकालिक सस्टेनेबल है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी मिट्टी और खेत सुरक्षित मिल जाएंगे। जबकि आधुनिक फार्मिंग क्या है, अल्पकालिक फायदा तो देता है, तत्काल उत्पादन तो बढ़ा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो वो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वहाँ पानी, वो सब जहरीला होता चला जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही दिखा दिए थे कि 2 अंक में क्या आ सकते हैं, 7 मार्कर में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आप देख लीजिए। जैविक कृषि, आधुनिक कृषि में अंतर, 5वां नंबर, तो ये मैंने आपको समझा दिया। जैविक कृषि की चुनौतियां मैंने बता दिया, किसानों को क्या है, अवेयरनेस नहीं है, किसानों के पास उतना पैसा नहीं है, किसानों के पास तकनीक नहीं है, किसानों को जानकारी नहीं है कि हम किस प्रकार से इसको, यदि हमने पैदा कर भी लिया है तो उसको बेचेंगे कहाँ, हमें उचित मूल्य कहाँ मिलेगा, सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, ये सब हमने चुनौतियां देख रखी हैं ऊपर। इसके लाभ भी देख लिए हैं, इसकी विशेषताएं। तो इस तरह का आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस लेक्चर को देखने के लिए। तो यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा है तो आप इसको जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आगे की लेक्चर भी बहुत जल्दी आपके लिए कंप्लीट करें। तो ओके, थैंक यू।